हेलो दोस्तों, आज है 16 नवंबर और आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की। और 15 नवंबर को खेला गया सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से धोया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अब भारत पहुंच चुका है फाइनल में। देखते हैं फाइनल में किससे मुकाबला होता है, क्या स्थिति रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करते हैं। वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में खेला गया जो मैच था, उसमें अकेले मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए और इसके पहले उन्होंने 2 मैचों में 5-5 विकेट लिए हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड बना विराट कोहली का। विराट कोहली सर्वाधिक शतक लगाने वाले वनडे मैच में खिलाड़ी बन गए हैं। यानी वनडे मैच में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन? विराट कोहली। ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा सचिन तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर जी ने वनडे मैचों में कुल 49 शतक लगाए थे, जिसमें अब विराट कोहली बना चुके हैं 50 शतक। तो ये रिकॉर्ड है। तीसरा रिकॉर्ड जो है वो है रोहित शर्मा को लेकर, हमारे कैप्टन की। तो रोहित शर्मा के नाम पे 3 रिकॉर्ड हैं। जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो है 6th को लेकर, कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक 6th किसने मारा है? रोहित शर्मा ने। कितने 6 मारे हैं? 51, 51। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? क्रिस गेल का रिकॉर्ड। कितने क्रिस गेल ने छक्के लगाए थे? 49। विराट कोहली ने रोहित शर्मा ने कितने लगाए? 51। ठीक है, अब यहाँ पे यदि दोनों की तुलना की जाए, एक तरफ हम रोहित शर्मा को रखें और दूसरी तरफ हम क्रिस गेल को रखें, तो क्रिस गेल ने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 35 मैचों का वर्ल्ड कप खेला है। 35 मैच उनको खेलने को मिले हैं और उसमें से उनको 34 मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 49 छक्के लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इन्होंने अब तक 27 मैच खेले हैं और इसमें इनको 2700 मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और इसमें उन्होंने 51 शतक लगाए हैं। तो यदि रेशियो देखा जाए तो काफ़ी ऊपर चल रहे हैं रोहित शर्मा, इनको कोई नहीं पाने वाला है। ठीक है, चलो दूसरा रिकॉर्ड क्या है? दूसरा रिकॉर्ड हमारा ये है कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप में, सिंगल वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भी प्लेयर बन चुके हैं रोहित शर्मा। इन्होंने इस वर्ल्ड कप में यानी 2023 के वर्ल्ड कप में अब तक कुल 27 छक्के लगाए हैं। जबकि इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था ये क्रिस गेल के पास था। क्रिस गेल ने 2015 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 26 छक्के लगाए थे, सिंगल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, जिसको रोहित शर्मा ने ब्रेक डाउन कर दिया। यह है दूसरा रिकॉर्ड है। और तीसरा रिकॉर्ड बतौर कप्तान रोहित शर्मा जी ने बनाया है। बतौर कप्तान सिंगल वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर की बात करें तो रोहित शर्मा 2nd नंबर पे पहुंच चुके हैं। पहले 3rd पे थे, तो इन्होंने पीछे किया है एस जयवर्धने को, और अभी एस जयवर्धने 3rd नंबर पे चले गए और रोहित शर्मा 2nd नंबर पे आ गए। और 1st नंबर पे अभी भी केन विलियमसन है। केन विलियमसन। रोहित शर्मा ने अब तक इस वर्ल्ड कप में कुल 550 रन बनाए हैं, ये है रिकॉर्ड। और केन विलियमसन की बात करें तो इन्होंने 578 रन बनाए हैं। तो लगता है कि ये भी रिकॉर्ड आने वाले फाइनल में रोहित शर्मा तोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं खेल समाचार के साथ। अब थोड़ी सी दुख की बात यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की बात करें तो स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पे चल रही है। बीमारियां, दमे का बच्चों की स्थिति, स्कूल बंद होना और विजिबिलिटी कम होना, तो इससे एक्सीडेंट का बढ़ना, ये सारे पर्यावरण को नुकसान, कई सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। वहीं इन दिनों दिल्ली में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी चल रहा है, जिससे खासा खर्च बढ़ गए हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन मेजर करने के लिए इसका ये है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी को मेजर करने वाली बॉडी है। और यह एक स्टैचुरी बॉडी का मतलब वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय मतलब कि संसद द्वारा एक अधिनियम पास करके इसको स्टेबल किया गया है। तो शुरुआती दिनों में यह बॉडी जो थी ये केवल जल की गुणवत्ता मेजर करने के लिए गठित की गई थी। यह बॉडी काम करती थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट,
ये एक्ट याद रखना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत ये वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने और वाटर के क्वालिटी को मैनेज करने के लिए पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय को सलाह देती थी और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, जल की गुणवत्ता क्या है इसका मेजरमेंट करती थी, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिज़ोल्व ऑक्सीजन और टोटल डिज़ोल्व सॉलिड ये मेजरमेंट करके वाटर की क्वालिटी को बताते थे और इसके क्या उपाय हो सकते हैं ये सुझाव भी देते थे। लेकिन बाद में चल के यह बॉडी एयर पॉल्यूशन को भी मेजर करना शुरू कर दी, तो ये काम करने लगी एयर प्रिवेंशन, ये काम करने लगी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत वायु प्रदूषण की जांच और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या सिफारिशें हो सकती हैं, इसके लिए भी ये बॉडी काम करना शुरू कर दी। तो यह बॉडी मेजर करती है पॉल्यूटेंट को और ये पॉल्यूटेंट के आधार पर बताती है कि हवा की स्थिति कितनी खराब है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यदि हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो वो पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक पोल्यूटेड सिटी दिल्ली हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान के 2 शहर है जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और दिल्ली के अलावा टॉप 10 में हमारे 2 और सिटी हैं, कोलकाता और मुंबई। तो आपको रैंकिंग मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, बताया है, आप बताना। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो मेजरमेंट तय करती है, वो है 8 मेजरमेंट, वो भी मैंने आपको बताया है, हालांकि मैं यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ। जिसमें जो पॉल्यूटेंट है वो है ओजोन को मेजर करती है, सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेजर करती है और PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर और पार्टिकुलेट मैटर 10 को भी मेजर करती है, बेंजीन को भी मेजर करती है। कुल 8 पॉल्यूटेंट हैं और एक छोटा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इतने पॉल्यूटेंट को मेजर करके हवा की क्वालिटी को बताती है CPCB। तो एयर क्वालिटी देखें तो दिल्ली में क्वालिटी बहुत ख़राब है। दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ का 392 है, जो बेहद ही ख़राब है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लगे ज़िलों में भी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, फिर वही उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ है, जो गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला टनल था वो धंस गया है भूस्खलन से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिसे 40 लोग फंसे हुए हैं। ये वही है, रिवीजन वाली चीज़ें चल रही हैं। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हमको ये पता होनी चाहिए कि विधानसभा की सीट कहाँ पे कितनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैच द कॉलम में आ जाता है। तो यदि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, वहाँ पे विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे, इन दिनों चुनाव चल रहा है तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपको बता दिया कि विश्व कप में छक्के मारने में रोहित शर्मा का कोई सानी नहीं, ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। किसको पीछे के छोड़ के? क्रिस गेल को पीछे छोड़ के। ठीक है, इसके बाद मैंने जितने रिकॉर्ड थे वो आपको बता दिया, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, काम की चीज़ों पे नज़र डालते हैं। और दिल्ली में वही रेलवे में 3 डब्बों में आग लग चुकी है। तो ये रेलवे का मिसमैनेजमेंट है, जो अक्सर उड़ीसा में घटना होना, ट्रेन पलट जाना, आग लग जाना, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस बार मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समारोह में जाएंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू जी। कौन जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू जी जाएंगे। जबकि पिछली बार जब इब्राहिम सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति पद पे जीते थे तो उनके शपथ में पूरे वर्ल्ड में भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर गए थे। पूरे वर्ल्ड में कहीं के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं गए थे, अदर डेलीगेशन गए थे। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है कि इस बार, हालांकि मैंने मालदीव का जो मुद्दा था उसको डिस्कस किया है। मालदीव में जो चुनाव का पे नज़र भारत का भी था और चीन का था। भारत के समर्थक जो उम्मीदवार थे उनका नाम था मोहम्मद इब्राहिम सोलिह। मोहम्मद इब्राहिम सोलिह जो भारत से समर्थित नीति रखते हैं। वहीं जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, ये समर्थित हैं चीन की नीतियों से।
तो चीन के वन रोड वन रोड इनिशिएटिव का ओबी वन रोड ओबी वन बेल्ट वन रोड ये जो पॉलिसी है उसका समर्थन करते हैं मोइजू। तो इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शिरकत करेंगे और इस बार भारत को भी मोइजू द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर इस बार शिरकत नहीं करेंगे, किरण रिजिजू जाएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोइजू तो चीन की नीतियाँ अपनाते हैं। वहीं यदि इब्राहिम सोली जीते होते तो शायद प्राइम मिनिस्टर जा सकते थे। तो बड़ी स्थिति खराब है, क्योंकि मालदीव में भी अब घुसपैठ हो चुका है चीन का, और मालदीव लक्षद्वीप से पास ही है, यानी इंडियन ओशियन में अब चीन का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। तो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर हो सकता है टेंशन में न जा रहे हों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है मालदीव के, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। बाकी मैंने मालदीव का वीडियो जो है वो अपलोड किया है 2018 में, जब इब्राहिम सोली थे तो प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दिल्ली। इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ एक छोटा सा न्यूज़ है, कोने में है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है अशोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? अशोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भगवान, देखो बिरसा मुंडा को भगवान बना दिए। कोई भी व्यक्ति यदि महान काम करता है तो 100-200 साल में भगवान बन ही जाता है। सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। 100 साल 120 साल की पूरे टाइम पीरियड में इनको भगवान की तरह माना जाने लगा। तो इस असोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदल के कर दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बिरसा मुंडा के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर लिया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रा कमेंट करना कि इनका जन्म कब हुआ था और मुंडा विद्रोह कब हुआ था, इनको फांसी वगैरह। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इनका जन्म कब हुआ है और इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये 2 चीज़ें आप कमेंट करना। छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। आगे चलते हैं। आगे जो है वो है, मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली मंडपम में। तो वो भारत में इम्पोर्टेंट है। पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे खर्च करने पड़ गए। इधर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आप एक कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जीतेगा और कौन जा सकता है। अभी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है मैच, तो उसमें से कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, और कौन फाइनल में जा सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आपको क्या लगता है कि भारत इस बार फाइनल जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ये है जनसत्ता का आर्टिकल। जनसत्ता का आर्टिकल, फिर मैं वो कह रही हूँ कि आर्टिकल से हमारा एनालिसिस वो पार जो होता है वो बढ़ता है। तो हम इसके बारे में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है वो बढ़े। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और इसको आगे चलते हैं। अयोध्या मंदिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़ की वजह, चुनाव की वजह से ये हो गया है। आदिवासी योद्धाओं का मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। ये सब चलो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि कोहली ने 50 वनडे मैच में 50 शतक बनाए, जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। तो ये आप देख लेना। अच्छा, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, देखो ज़रा, कि हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा की स्थिति बड़ी नाजुक है। क्यों? क्योंकि चीन का घुसपैठ वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार हैं। अब यहाँ से जो चीन का दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप है, अब पूरे पड़ोसी देश टेंशन में है। यहाँ तक कि भारत को भी टेंशन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यदि इसके पास आ गया मतलब फ्यूल आ गया, मतलब ऊर्जा इसके पास आ गया। तो ऊर्जा जिसके पास होती है वही बहुत ज़्यादा समृद्ध और विकसित हो सकता है वर्तमान 21वीं सेंचुरी में। तो भारत के लिए भी टेंशन की बात है। अब साउथ चाइना सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, तो इसको हम अलग से टॉपिक
कवर करेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मैपिंग से रिलेटेड। तो मैप एक ऐसा पार्ट है जो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 से 5 प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो इसके साथ ही हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे आसियान प्लस की मीटिंग होने वाली है, आज से शुरू है 16 से 17 नवंबर, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाएंगे आसियान प्लस में, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो साउथ चाइना सी के साथ इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि वर्तमान यूएनओ की कि वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं के बोझ तले चरमरा रहा है यूएन संयुक्त राष्ट्र तंत्र पूरा सिस्टम। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग होती है तो कई सारे देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, और कुछ पार्टिसिपेट करते हैं तो वोटिंग भी नहीं करते हैं, कुछ लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग होती है, बहुमत से वोटिंग होती है, लेकिन उस वोटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी देश बस वोटिंग के लिए एक्साइटेड होते हैं फिर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी देश की नीतियाँ कितनी भी अच्छी हों, जब तक वो लागू नहीं होंगी तब तक उसका प्रभाव कोई मायने नहीं, वो नीति कोई मायने नहीं रखती। जैसे बाबा साहब ने भारतीय संविधान के लिए कहा था कि यदि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हों, और यदि इसको लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो ये विश्व का सबसे घटिया संविधान है। उसी तरह यदि हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूएनओ भी विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन संस्था है, लेकिन आप इसकी पॉलिसी को, जो मेंबर है 193, यदि इसके डिसीजन को लागू ही नहीं करेंगे तो फिर ये संगठन किस काम का। यानी ये संगठन यदि कमजोर हुआ है तो देशों के कारण हुआ है। यूक्रेन और रशिया में रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बावजूद कई देश उससे व्यापार कर रहे हैं। अब क्या मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? दूसरा जो अप्रोच ये बोला गया है, पहला ये आर्टिकल में बोला गया है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसकी डिसीजन तो होती है बहुमत से, लेकिन वो प्रभावी नहीं होता है, तो इसके लिए इसके लोग, इसके सदस्य जिम्मेदार है। इसमें जान फूंकने का काम सदस्य ही कर सकते हैं। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं, जो 2-2 साल के टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं। अब इसमें ये 10 लोग कुछ भी कहें, 5 लोगों के पास वीटो पावर है। यदि इस 5 में से कोई एक भी वीटो कर दिया तो डिसीजन एग्जीक्यूट मान्य नहीं होगा, डिसीजन पास ही नहीं होगा, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में इस संगठन का क्या मतलब, जब किसी एक देश की वैल्यू यहाँ पे है बल्कि मेजॉरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। और भारत हमेशा से कह रहा है कि डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाइए। यदि वर्ल्ड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है तो डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। इस वजह से इसमें आर्टिकल में कहा गया कि भू राजनीतिक वास्तविकता यूएन क्या है, चरमरा रहा है। ठीक है, चलो इसमें एक टर्म आया है ग्लोबल साउथ का, तो ग्लोबल साउथ हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इससे रिलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट है ब्रिटेन से वैश्विक चुनौतियों का सार्थक चर्चा। मैंने आपको इस आर्टिकल के बारे में बताया था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ये आधिकारिक यात्रा पे हैं, ऑफिशियल विजिट पे गए हैं ब्रिटेन में। तो उनका उद्देश्य है कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए दोनों देशों के बीच में, यही मुद्दा बना हुआ है। अभी ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला है क्या है। नेक्स्ट इजराइल और ये गाजा का युद्ध तो जो है फिलिस्तीन का चल ही रहा है, हमास का, इसमें वही इशू बने हुए हैं। और आपको पता है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ था वही पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर हमास ने मिसाइल पे मिसाइल छोड़ दिया था, जिससे लगभग 1200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे इजराइल बहुत क्रोधित हुआ है, उसने बोला कि पूरे गाजा को समाप्त कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम चली हुई है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में चुनाव होने वाला, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन से निकाले गए एमबीबीएस छात्रों के उज्बेकिस्तान में पढ़ाई शुरू। अब यहाँ पे हमारे लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके लिए भारत सरकार यहाँ भारतीयों को, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, जो पढ़ने के लिए गए हैं, जो व्यवसाय के लिए गए हैं, जो विजिट करने के लिए गए हैं, उनको सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैच द कॉलम में आ सकता है। ठीक है,
टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ से भी एक ऑपरेशन चला था। तो मैंने ये एक शॉर्ट्स बनाया है, आप उसको देख के कमेंट सेक्शन में बताना कि टर्की से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है तो वहाँ से कौन सा ऑपरेशन चला था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसको मैंने लास्ट में कवर करना है। ये 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना 1945 में हुई थी ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन के थ्रू। इसी समय वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी जिसे ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल में। ठीक है, दोनों संगठनों में USA का दबदबा रहता है। तो IMF का ये कहना है कि वर्ष 2027 तक इसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बड़ी खुश हुई हैं कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। अभी तक जो स्थिति है GDP अकॉर्डिंग टू GDP वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट में, सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ी इकॉनमी USA, देन चाइना। कुछ ही समय में चाइना इनको पीछे कर देगा। उसके बाद है जापान, फिर है जर्मनी, और फिफ्थ नंबर पे है हमारा इंडिया जो ब्रिटेन को पीछे करके 5वें नंबर पे आया है। तो बहुत कम समय लगेगा इन दोनों लोगों को क्रॉस करने में, क्योंकि पॉपुलेशन में तो ये हमको पाते नहीं है, अब आय में भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने ये चीज़ें बोला है, ये तो IMF का कहना है। अब इसके आधार पे निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि 2047 तक 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा। इनका ये कहना है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। अब भारत, हमको पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि भारत ने 100 साल में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर ली, तक भारत विकसित देशों की इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि यदि हम भारत, उन्होंने कुछ तर्क भी दिया है कि कैसे 2047 तक भारत तो विकसित देश बनेगा। तो उन्होंने बोला है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे नीली अर्थव्यवस्था, यानी कि समुद्र पे आधारित अर्थव्यवस्था। तो इन्होंने कहा है कि हमारे भारत के पास जो कोस्टल एरिया है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सबको लेके, तो यहाँ पे टोटल वो लगभग 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, 7,516 पॉइंट कुछ है। तो इन्होंने कहा है 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और ये एक बहुत लंबी तटरेखा है। और इसके साथ ही भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यानी 9 राज्यों की बाउंड्री भी लगती है, तटीय राज्य हैं। और 4 यूटीज भी हैं। 4 यूटीज कौन कौन से हैं? यहाँ पे दमन दीव दादरा नगर हवेली एक हो गया, फिर यहाँ पे पुदुचेरी 2 हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 4 यूटीज हैं जो कोस्टल एरिया से लगे हुए हैं। तो ये बंदरगाह के लिए, फिशरीज के लिए, समुद्री ट्रांसपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और इन्होंने कहा है कि जो समुद्री उत्पादन है उसमें भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इस वजह से कई सारे ऐसे स्टेप हैं, और इन तटीय क्षेत्रों में भारत के पास लगभग 12 बड़े बंदरगाह हैं और 100 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं, जिससे ये भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने में सहयोग करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे कमेंट सेक्शन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसका, पोर्ट का। जब हम पोर्ट की बात करेंगे, 12 मेजर पोर्ट, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांडला पोर्ट से, जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट हो चुका है। दूसरा हम बात करते हैं मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावासावा भी कहते हैं। उसके बाद गोवा में मार्मा गोवा हो गया, केरला में कोच्चि पोर्ट हो गया, और तमिलनाडु में तूतीकोरिन हो गया और एन्नोर हो गया, और इधर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम वाइजैक हो गया। फिर उड़ीसा में चलेंगे पारादीप, एंड वेस्ट बंगाल में चलेंगे तो कोलकाता और हल्दिया। तो मेजर पोर्ट ये हो गए जिसका इन्होंने जिक्र किया है कि ये पोर्ट जो है वो पूरे समुद्र यातायात से भारत की कनेक्टिविटी इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ और इधर अफ्रीका की तरफ और यूरोप तक लेके जाते हैं, जिससे ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। उसके बाद यहाँ पे मत्स्य बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। आने वाला समय समुद्र पे भोजन के लिए डिपेंड रहेगा, तो भारत के पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया है। उसके अलावा भारत को इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल
तक है। तो भारत को इसके आगे भी मैग्नीज का खनन करने के लिए छूट मिला हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ऐसा ऐसा अप्रोच रखा है कि इस तरह से भारत आगे जा सकता है, और इन्होंने इसलिए दिखाया है ताकि आने वाले